हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिंकू एंड वेलकम टू लेट्स स्टडी। होपफुली आप सभी ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपना नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट टॉपिक है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल विद्यालय आधारित आकलन। स्कूल या विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन होना चाहिए। क्या है विद्यालय आधारित आकलन? स्कूल आधारित असेसमेंट, विद्यालय आधारित आकलन जो है स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स जो टीचर्स बच्चे को पढ़ा रहा है वो क्या करता है, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को भी जानता है, उसकी वीकनेस को भी जानता है, उसके इंटरेस्ट, उसकी नीड, ठीक है, सभी को जानता है। क्या? स्ट्रेंथ को जानता है, वीकनेस को जानता है, नीड्स को जानता है बच्चे की, उसके इंटरेस्ट को जानता है, उसके एटीट्यूड एप्टीट्यूड को जानता है, ठीक है। तो स्कूल आधारित आकलन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ का अध्यापक जो है उस बच्चे की नीड्स, ठीक है, वीकनेस, स्ट्रेंथ, उन सभी को जानता है। जबकि बाहर से जो एग्जामिनर आता है, ठीक है, तो वो उस बच्चे की ना तो स्ट्रेंथ को जानता है, ना वीकनेस को, ना नीड्स को, ना उसके इंटरेस्ट को। तो आकलन क्या है, सही नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि स्कूल आधारित आकलन होना चाहिए, क्योंकि वो टीचर, ठीक है, जो उसको 1 साल से पढ़ा रहा है, वो उस बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है, अच्छे से असेस कर सकता है। जबकि बाहर वाला एग्जामिनर उस बच्चे को अच्छे से असेस या अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बच्चे की ना तो स्ट्रेंथ को जानता है, ना उसकी वीकनेस को जानता है, ठीक है। ये जैसे कई बार बाहर, जैसे सीबीएसई बोर्ड अब तो स्कूल में एग्जाम लेता है, लेकिन पहले क्या था, एचबीएसई या सीबीएसई बाहर जो भी बोर्ड के एग्जाम होते थे वो दूसरे स्कूल में होते थे। हो सकता है कि बच्चा क्या है, नए एग्जामिनर को देखकर या नए स्कूल को, नए एनवायरनमेंट को देखकर डर जाता है, ठीक है, तो अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाता। जबकि अगर उसी स्कूल में अगर उसका टेस्ट हो रहा है, पेपर हो रहा है, तो टीचर्स को भी अच्छे से जानता है और एनवायरनमेंट को भी अच्छे से जानता है, तो बच्चा क्या है, डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं और क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, तो अच्छा रिजल्ट निकालेगा। इसलिए क्या है, स्कूल आधारित आकलन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो टीचर है वो उस बच्चे को, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानता है, क्योंकि उसी को 6 महीने से या 8 महीने से क्या है, उस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, ठीक है। जबकि बाहर का एग्जामिनर ना तो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, ठीक है, वो तो उस बच्चे को अच्छे से नहीं जान पाएगा, अच्छे से आकलन नहीं हो पाएगा उस बच्चे का। हो सकता है बाई चांस हेल्थ इश्यू हो जाता है बच्चे को, ठीक है। वैसे बच्चा अच्छा रिजल्ट निकालता है, ठीक है, अच्छा बच्चा है पढ़ाई में, लेकिन उसी दिन जिस दिन बाहरी एग्जामिनर आना था, ठीक है, उसी दिन उसको हेल्थ इश्यू हो जाता है, ठीक है, तो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो उसका जो असेसमेंट होना था, आकलन, वो अच्छा नहीं निकाल पाएगा एग्जामिनर, ठीक है। वैसे बच्चा अच्छा था, ठीक है, पढ़ाई में अच्छा था, स्कोर उसका हमेशा अच्छा रहता था, उसी दिन क्या है, उसका हेल्थ इशू हो जाता है और वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, तो उस बच्चे का सही से आकलन नहीं हो पाया, ठीक है। तो अगर वो टीचर हो, उसी का टीचर जो उसको पहले से जानता है, ठीक है, वही उसका आकलन ले रहा होता, तो वो उसकी स्ट्रेंथ को और वीकनेस को जानता कि आज इसकी तबीयत डाउन है या हेल्थ डाउन है, इसी वजह से अच्छा रिजल्ट नहीं निकाला, ठीक है। तो अगर वही टीचर जो पढ़ाने वाला है स्कूल का, वही एनवायरनमेंट रहेगा, वही बच्चे का असेसमेंट होगा, आकलन होगा, तो सही तरीके से हो पाएगा। जबकि अगर बाहरी एनवायरनमेंट में आकलन हो रहा है या बाहरी कोई एग्जामिनर आकलन कर रहा है, तो बच्चे का सही से आकलन नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं, कहा गया है कि स्कूल आधारित असेसमेंट होना चाहिए, स्कूल बेस्ड होना चाहिए, विद्यालय आधारित आकलन बच्चे का होना चाहिए। अब ये आकलन क्या है, आकलन को समझते हैं। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट क्या है? असेसमेंट, आकलन, टीचिंग। जब टीचर क्या है, बच्चों को टीच कर रहा है, ठीक है, और लर्निंग, ठीक है, जब बच्चा क्या कर रहा है, जब सीख रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है और बच्चा सीख रहा है, तो उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान क्या करना है हमें, बच्चे का क्या करना है, आकलन करना है, ठीक है।
टीचिंग की आकलन जो है ना तो टीचिंग के बिना हो सकता और ना ही जो अधिगम हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो आकलन के बिना संभव है। कि बिना आकलन ना तो टीचिंग संभव है और ना ही बिना आकलन क्या है हमारी लर्निंग संभव है। तो दोनों प्रोसेस में क्या है आकलन जरूरी है। आकलन तभी होगा जब टीचिंग हो रही है लर्निंग हो रही है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। ठीक है, क्या करते हैं हम आकलन में, बच्चे की लर्निंग प्रोसेस को जानते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। ठीक है, कि ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है, प्रोग्रेस। ठीक है, बच्चे की अधिगम उन्नति को जानते हैं कि उसने जो भी सीखा है कितना सीखा है। ठीक है, तो असेसमेंट क्या है, असेसमेंट है कि लर्निंग प्रोसेस के दौरान, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान बच्चे की अधिगम उन्नति को जांचते रहना। ठीक है, बच्चे ने कितनी स्टडी में प्रोग्रेस की, उसने कितना सीखा है। ठीक है, वही क्या है आपका असेसमेंट है कि ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बच्चे का मेजर कर पाना कि लर्निंग प्रोग्रेस को उसने कहाँ कितना सीखा है। नेक्स्ट असेसमेंट क्या है कि किसी भी डाटा को हम क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं। प्रोसेस क्या है, असेसमेंट क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम डाटा को क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं, फिर उस डाटा को क्या करते हैं जांचते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं उस डाटा का यूज में लेते हैं। ठीक है, कि कलेक्टिंग की प्रोसेस है, रिव्यूइंग की प्रोसेस है, जांचने की प्रोसेस और डाटा को यूज करने की प्रोसेस है। क्यों है ताकि क्या आ सके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट ला सके बच्चा। ठीक है, बच्चा क्या ला सके लर्निंग प्रोसेस में, अपने सीखने की प्रक्रिया में क्या ला सके इम्प्रूवमेंट ला सके, अच्छा सीख पाए, अच्छा रिजल्ट निकाल पाए। इसीलिए बच्चे का आकलन जरूरी है और इसीलिए बच्चे का आकलन होता है ताकि बच्चे ने कितना सीखा है। ठीक है, कितना टीचर सिखा रहा है और बच्चा सीख ही नहीं पा रहा है, तो आकलन इसीलिए जरूरी होता है ताकि टीचर जान पाए कि बच्चा सीख भी रहा है, उसको समझ में आ भी रहा है जो सिखा रहा है। ठीक है, तो टीचिंग ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, जब टीचर क्या है पढ़ा रहा है और बच्चा सीख रहा है उस प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, लर्निंग प्रोग्रेस को जान पाना, अधिगम उन्नति को जानते रहना बच्चे की, कि बच्चे को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, वही क्या है आपका आकलन है। दूसरा क्या है कि ये असेसमेंट क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको जांचते हैं, फिर उस डाटा को प्रयोग में लाते हैं ताकि क्या कर सके कि इम्प्रूवमेंट ला सके लर्निंग प्रोसेस में, अधिगम प्रक्रिया में हम सुधार ला सकें। ठीक है, इसलिए आकलन होता है। और आकलन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होता है, डेली बेसिस पर, डे टू डे क्या होता है ऑब्जर्व करते हैं हम बच्चे को, उसको असेस कर रहे होते हैं। ठीक है, असेसमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। असेसमेंट क्या है आपकी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। ठीक है, लगातार करते रहते हैं बच्चे का आकलन, ऐसा नहीं है कि एक दिन आकलन किया और नेक्स्ट डे हमने किया नहीं, तो डेली बेसिस पर। ठीक है, डेली बेसिस पर आकलन होता है, डे टू डे हम क्या कर रहे होते हैं बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, डे टू डे बच्चे का ऑब्जर्वेशन होता है, उसको असेस कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर असेस कर रहे होते हैं, आकलन कर रहे होते हैं। ठीक है, वही क्या आपका असेसमेंट है। ठीक है, असेसमेंट जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूअस है, लगातार चलती है। डेली जो बच्चा जो स्कूल में आया और उसने कितना सीखा, ठीक है, वो जान पाए। ठीक है, तो डेली बेसिस पर, डे टू डे हम क्या कर रहे होते हैं बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि उसने लर्निंग में कितना सीखा है। नेक्स्ट है असेसमेंट क्या है, असेसमेंट से हमें बच्चे की योग्यता और अयोग्यता का पता चलता है। असेसमेंट से हमें बच्चे की लर्निंग स्किल्स का, अधिगम योग्यताओं का, अधिगम योग्यताओं का और अयोग्यताओं, अधिगम अयोग्यताओं का क्या करता है पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, उसने लर्निंग में कितनी एबिलिटी को सीखा और कितने का नहीं सीखा, इसका हमें पता चलता है। नेक्स्ट, जब हम बच्चे का आकलन कर रहे होते हैं तो बच्चे को क्या होता है, बच्चे को मोटिवेशन मिलता है अगर उसने क्या किया है, अच्छा रिजल्ट लाया है वो। ठीक है, हम बच्चे को असेस कर रहे हैं, टीचर बच्चे को असेस कर रहा है, उसका आकलन कर रहा है और बच्चा अच्छा रिजल्ट लेके आया है, तो बच्चे को क्या होता है मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, पुनर्बलन मिलता है कि मैं आगे भी नेक्स्ट इतने अच्छे नंबर लाऊं तो टीचर मुझे शाबाशी देगा। ठीक है, तो बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, पुनर्बलन मिलता है।
नेक्स्ट है कि उसके माता पिता को भी, जब हम असेस कर रहे होते हैं, बच्चे का आकलन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम माता पिता को भी बच्चे की उन्नति का पता चलता है कि बच्चे ने लर्निंग प्रोसेस के स्कूल में भेज रहे हैं, वो कुछ सीख के आ भी रहा है, नहीं आ रहा। कैसे पता चलता है? जब टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, टेस्ट भी क्या है? एक आकलन का हिस्सा है। ठीक है, तो टेस्ट लेते हैं, उससे हमें बच्चे की प्रोग्रेस का पता चलता है कि बच्चे को मंथली वीकली आपके जो टेस्ट होते रहते हैं, ठीक है, बच्चे को क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, अभी प्रेरणा मिलती है। जो आपके यूटी हो रहे होते हैं, टेस्ट हो रहे होते हैं, उससे क्या है? आकलन से माता पिता को क्या है? बच्चे की प्रोग्रेस का, उसकी उन्नति का पता चलता है। असेसमेंट क्या है? इट इज एन इंटीग्रल पार्ट, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इवेल्युएशन, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इवेल्युएशन। क्या है कि असेसमेंट इवेल्युएशन का क्या है? इंटीग्रल पार्ट है। अब इवेल्युएशन क्या है? मूल्यांकन। देखते हैं इवेल्युएशन क्या है? बड़ा टर्म है जिसमें क्या समाहित है आपका? जिसमें आपका असेसमेंट भी समाहित और मेजरमेंट भी समाहित है। ठीक है, इवेल्युएशन, मूल्यांकन, मूल्यांकन, ये क्या है? ब्रॉड टर्म है। ये आपका बाहरी क्या है? इवेल्युएशन, और इसी में आपका क्या है? असेसमेंट शामिल है और मेजरमेंट। ये बाहरी क्या है आपका? इवेल्युएशन, मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या है? असेसमेंट प्लस मेजरमेंट, असेसमेंट प्लस मेजरमेंट, दोनों के योग से आपका इवेल्युएशन बनता है, मूल्यांकन बनता है। मूल्यांकन क्या है? कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव, सीसी। ठीक है, मूल्यांकन एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम बच्चे को असेस भी कर रहे हैं, आकलन भी कर रहे हैं, और मेजरमेंट, उसको अंक भी दे रहे हैं। ठीक है, दोनों को मिलाकर इवेल्युएशन बनता है। ठीक है, मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट है कि डाटा को संख्या में मापना, नंबर देना। ठीक है, डाटा को, कोई भी डाटा है उसको क्या है? संख्या में मापना क्या है आपका? मेजरमेंट है, मापन है। ठीक है, मेजरमेंट क्या है? मापन, और असेसमेंट क्या है आपका? आकलन। ठीक है, तो क्या है? दोनों का योग है। इवैल्यूएशन क्या है आपका? असेसमेंट प्लस मेजरमेंट, दोनों का क्या है? योग है। जैसे कि डेवलपमेंट बड़ा टर्म था, ब्रॉड टर्म थी, उसी में ग्रोथ सम्मिलित है, वैसे ही इवैल्यूएशन, मूल्यांकन क्या है? ब्रॉड टर्म है, उसी में असेसमेंट और मेजरमेंट उसी के अंदर शामिल है। ठीक है, मेजरमेंट क्या है? डाटा को संख्या में माप पाना। ठीक है, नंबर दे पाना, क्वांटिफाई कर पाना। ठीक है, क्वांटिफाई ना कि क्वालिफाई। ठीक है, तो डाटा को संख्या में मापना, क्वांटिटी में मापना क्या है आपका? मेजरमेंट। आकलन क्या है कि आकलन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है, जब बच्चा पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है और बच्चा सीख रहा है, उस प्रक्रिया के दौरान बच्चे के कितना सीखा यह हम जांच पाए, वही क्या आपका आकलन है। बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है लर्निंग में, कितना उसने सीखा है, यह हम जांच पाए, यही आकलन है। जिसमें हम डाटा को कलेक्ट भी करते हैं, ठीक है, हम उसको रिव्यू भी करते हैं, जांचते भी, उसको प्रयोग में भी लाते हैं, क्या उद्देश्य है उसको। ठीक है, इन सब करने का, ताकि क्या है, हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है, बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है, वो इम्प्रूवमेंट आ सके, उसको सुधारा जा सके। ठीक है, असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? आकलन का उद्देश्य, आकलन का उद्देश्य है अधिगम को बढ़ाना, कि बच्चे की लर्निंग को बढ़ाना, कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। ठीक है, आकलन का जो उद्देश्य है, असेसमेंट का उद्देश्य वो यही है कि बच्चा क्या है, ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। आकलन के लाभ क्या है? ठीक है, या उसका उद्देश्य क्या है? क्या हम असेस कर रहे हैं? सबसे पहला उद्देश्य है आकलन का कि अधिगम को इंक्रीज कर पाए, बच्चे की लर्निंग को सुधार पाए, उसको इम्प्रूवमेंट ला पाए, अधिगम को बढ़ाना है। ठीक है, अधिगम को बढ़ाना आकलन का उद्देश्य यही है कि बच्चे ने जितना सीखा है उसमें हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाए, और ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाए वो अपनी लर्निंग में, वही आकलन का उद्देश्य है। दूसरा क्या है कि आकलन जब हम कर रहे हैं उससे बच्चे को क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलती है, उसको अभिप्रेरणा मिलती है, उसको पुनर्बलन मिलता है। ठीक है, रेनफोर्समेंट मिलता है बच्चे को, बार बार अगर उसको जो सब्जेक्ट पक्का है, जो उसको आता है, उसको बार बार करने का मन करता है उस सब्जेक्ट का। ठीक है, क्योंकि वो उसमें अच्छे नंबर पा रहा है। तो रेनफोर्समेंट है, मोटिवेशन, उसको अभिप्रेरणा मिलती है,
एक बार अगर उस सब्जेक्ट में अच्छे अंक आए तो दोबारा मन करेगा मैं इस सब्जेक्ट को रीड करूँ, इसमें अच्छे अंक लाता हूँ। तो आंकलन से मोटिवेशन मिलता है और रेनफोर्समेंट मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। आंकलन करने से बच्चे की अधिगम कहाँ वो कमी कर रहा है, कहाँ उसके सीखने में कमी रह गई है, यह हम जांच पाते हैं। उसके अधिगम एबिलिटी योग्यताएं और अधिगम अयोग्यताओं के बारे में जान पाते हैं कि बच्चे के सीखने में कहाँ कमी रही है, ठीक है, कहाँ गैप रह गया उसके सीखने में, ये हम जांच पाते हैं आकलन से। नेक्स्ट है, आकलन से माता पिता को बच्चे की प्रोग्रेस का पता चलता है, लर्निंग प्रोग्रेस का, बच्चा कितना सीख पा रहा है, लर्निंग प्रोसेस का पता चलता है, ठीक है, पेरेंट्स को बच्चे की लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोग्रेस का, ठीक है, अधिगम में कितना प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, उसका पता चलता है। नेक्स्ट क्या है, जो भी अपना आकलन है वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के अंदर सम्मिलित है, ठीक है, हमारा आकलन इंटीग्रल पार्ट है इवैल्यूएशन का, मूल्यांकन के अंदर ही सम्मिलित है हमारा आकलन। नेक्स्ट है, आकलन कर रहे हैं तो हमारे शिक्षण में भी, टीचिंग में भी सुधार होता है। अगर हमें पता चलता है टीचर को कि ये मेथड बच्चे को समझ नहीं आ रहा, कैसे पता चलता है, आकलन से पता चलता है कि बच्चा नहीं सीख पा रहा, लर्निंग इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, उसमें लर्निंग में सुधार नहीं हो पा रहा, तो हम अपने टीचिंग के मेथड चेंज करते हैं टीचर, ठीक है, तो शिक्षण में भी सुधार होता है, टीचिंग में भी क्या होता है, सुधार होता है आकलन से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव होती है, ठीक है, तो शिक्षण में भी सुधार संभव है और इंटीग्रल पार्ट है, समाहित इवैल्यूएशन के अंदर आपका आकलन क्या है, अधिगम को बढ़ाता है, लर्निंग को बढ़ा रहा है, ठीक है, हम आकलन इसीलिए करते हैं ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, ठीक है, हमें पता चल पाए कि बच्चे ने कहाँ कमी की है और कमी कारण को जानकर उसको इम्प्रूवमेंट, उसको स्पेशल क्लास देना ताकि वो लर्निंग में क्या कर लाए, इम्प्रूवमेंट ले पाए, ठीक है, और आकलन से हमें बच्चे की कमियों का, उसकी योग्यताओं का, उसकी अयोग्यताओं का क्या चलता है, पता चलता है। माता पिता को भी पता चलता है कि वो लर्निंग में कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, जो भी आपके रिजल्ट आते हैं, टेस्ट के रिजल्ट आते हैं, मंथली वीकली जो भी टेस्ट हो रहे हैं, उससे पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चे ने फर्स्ट टेस्ट में इतने नंबर लिए थे, अब उसने कितनी प्रोग्रेस की है, ठीक है, तो पेरेंट्स को पता चलता है, ठीक है, और आकलन क्या है, अधिगम उन्नति को जांचते रहना ही, बच्चे ने लर्निंग प्रोग्रेस को जांचते रहना ही आपका क्या है, आकलन है। अब आकलन के प्रकार हैं, ठीक है, आकलन के टाइप, आकलन के प्रकार, फर्स्ट है सवतः आकलन, फर्स्ट क्या है, सवतः आकलन, सेकंड है आपका सहपाठी आकलन, थर्ड है आपका व्यक्तिगत आकलन, और नेक्स्ट है आपका सामूहिक आकलन। ठीक है, सवतः आकलन क्या है, खुद, कि बच्चा खुद आकलन करता है, स्वयं का खुद ही आकलन करता है, जांचता है कि उसके सीखने में कहाँ गलती रह गई, कि बच्चा सवतः का मतलब है खुद, ठीक है, बच्चा अपना आकलन खुद ही करता है, खुद जांचता है कि क्या कमी रही, क्या गलती रही कि वो इस टॉपिक को समझ नहीं पाया, उसने ध्यान नहीं दिया या फिर उसको मेथड समझ नहीं आया, तो वो अपना आकलन खुद करता है। नेक्स्ट है सहपाठी, कि इसमें अपने दोस्त के द्वारा, अपने सहपाठी के द्वारा, अपने ग्रुप में जब वो स्टडी कर रहा होता है तो सहपाठी है, पीयर ग्रुप्स हैं, उन्हीं के द्वारा आकलन करवाता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत आकलन, व्यक्तिगत में एक अकेले बालक का आकलन हो रहा होता है, एग्जाम्पल जैसे कि आपकी केस स्टडी हो गई या फिर इंटरव्यू हो गया, हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू लेने वाला तो कोई और है, ठीक है, और एक ही व्यक्ति क्या है अपना आकलन करवा रहा होता है और एक कर रहा होता है, ठीक है, तो इंटरव्यूअर में एक लेने वाला होता है और एक इंटरव्यू देने वाला होता है, ठीक है, देने वाला का आकलन हो रहा होता है और लेने वाला कर रहा होता है, तो एक अकेले व्यक्ति का आकलन होता है, ठीक है। सामूहिक में उस बच्चे के
समूह में कोई कार्य दिया जाता है, और सामूहिक आकलन होता है, मतलब समूह में उस बच्चे का आकलन करते हैं हम। समूह में पता चलता है कि वो काम कितने सहयोग से कर पा रहा है, उसके सहयोग की भावना, उसके सामूहिक गुणों का हमें पता चलता है। ठीक है, सामूहिक आकलन का मतलब है कि समूह में आकलन करना। ठीक है, समूह में, ग्रुप में हम बच्चे को कोई कार्य देते हैं, ठीक है, उससे हम पता लगाते हैं कि बच्चा सहयोग की भावना कितनी है, ठीक है, शेयर करने की भावना कितनी है। तो सामूहिक गुणों का, सामाजिक और सामूहिक गुणों का पता चलता है हमें सामूहिक आकलन से। नेक्स्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आकलन के मॉडल या प्रतिमान। ठीक है, 4 मॉडल हैं आकलन के, मॉडल और प्रतिमान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आकलन के प्रतिमान कह लीजिए आप, मॉडल कह लीजिए, प्रारूप कह सकते हैं। ठीक है, आकलन के प्रतिमान 4 हैं। फर्स्ट है आपका लर्निंग फॉर असेसमेंट, लर्निंग फॉर असेसमेंट। नेक्स्ट है, सेकंड है लर्निंग एज असेसमेंट, लर्निंग एज असेसमेंट। थर्ड है लर्निंग इन असेसमेंट, फोर्थ है भाई लर्निंग ऑफ असेसमेंट, लर्निंग ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट आकलन, अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग फॉर असेसमेंट, अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, फर्स्ट क्या है, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम में आकलन और अधिगम का आकलन। ठीक है, फर्स्ट है लर्निंग फॉर असेसमेंट, अधिगम के लिए आकलन। सेकंड है लर्निंग एज असेसमेंट, अधिगम के रूप में आकलन। थर्ड है लर्निंग इन असेसमेंट, अधिगम में आकलन। और फोर्थ है लर्निंग ऑफ असेसमेंट, अधिगम का आकलन। ठीक है, फॉर असेसमेंट का मतलब है लर्निंग फॉर असेसमेंट, कि अधिगम के लिए आकलन, कि जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है उसी के ड्यूरिंग के दौरान, ठीक है, उसी दौरान हम क्या कर रहे होते हैं, बच्चे को असेस कर रहे होते हैं, आकलन कर रहे होते हैं, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है। ठीक है, अधिगम का आकलन, इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी होती है। ठीक है, इसमें लास्ट में क्या करते हैं, हम बच्चे का आकलन करते हैं। अब इनको एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट है आपका लर्निंग फॉर, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम में आकलन और अधिगम का आकलन। ठीक है, एक एक करके इनको समझेंगे। फर्स्ट है आपका लर्निंग फॉर असेसमेंट, फर्स्ट है लर्निंग फॉर असेसमेंट, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन। इसका दूसरा नाम है FA। ठीक है, आपके ईयरली आपको पता है आपके FA1 होता है, ठीक है, FA2 होता है, FA3 होता है और FA4 होता है। ठीक है, FA1, FA2, FA3 और FA4। तो जो FA है उसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन, हिंदी में क्या बोलते हैं, रचनात्मक आकलन। फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन, उसी का दूसरा नाम है FA, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसकी जो वेटेज रहती है वो कितनी % रहती है, 40% की वेटेज रहती है। ठीक है, FA की जो वेटेज हमारा ईयरली जब इवेल्युएशन होता है तो उसमें FA की वेटेज 40% रहती है और SA जो सबमिटिव होता है उसकी 60% की वेटेज रहती है। ठीक है, हमारे 4 FA होते हैं स्कूल्स में। ठीक है, FA1, FA2, FA3 और FA4। 10% की इनकी वेटेज रहती है, जितना आप नंबर लेते हैं इनमें, ठीक है, उसका 10% आपका काउंट होता है। ठीक है,
और इनकी काउंट करके क्या होता है आपका 40%, कोई मार्क्स कम लेता है तो 9%, 8% ऐसे जुड़ जाते हैं। तो जो FA की वेटेज रहती है वो 40% की वेटेज रहती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, रचनात्मक आकलन कब होता है, इसकी जो वेटेज रहती है 40%। अब FA कब होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जब टीचर पढ़ा रहा होता है और बच्चा सीख रहा होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, FA होता है। जो अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन का क्या मतलब है, के लिए एक आकलन कि जब अधिगम बच्चा सीख रहा है, जब लर्निंग प्रोसेस हो रही है, उसी दौरान क्या करता है, हम बच्चे का आकलन कर रहे होते हैं, बच्चे को असेस कर रहे होते हैं, उसको समझ आ भी रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अधिगम के लिए आकलन का मतलब क्या है कि उस दौरान क्या होता है, बच्चे का आकलन करते हैं जब बच्चा सीख रहा है, जब आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है, साथ साथ क्या आपका आकलन भी चल रहा होता है। नेक्स्ट क्या है, आकलन किस लिए होता है, ताकि फीडबैक मिल सके हमें। फीडबैक का मतलब है प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि मिल सके, फीडबैक देने के लिए होता है, और प्लस इम्प्रूव कर सके हम, ठीक है, इम्प्रूवमेंट कर सकें, सुधार ला सकें, ठीक है। असेसमेंट कब होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, किस लिए करते हैं हम, ठीक है, कि लर्निंग फॉर असेसमेंट किस लिए होता है, कि हमें फीडबैक मिल सके कि हमने जितना पढ़ाया बच्चे को कितना समझ आया, हमें पता चल सके, प्रतिपुष्टि मिल सके, और उसके मिलने के बाद अगर कहीं कमी रह गई तो हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, सुधार ला सकें उसमें, ठीक है। इसलिए क्या होता है, आपका अधिगम के लिए आकलन होता है। नेक्स्ट है, जो आपका अधिगम के लिए आकलन है वो आइडेंटिफाई करता है कि बच्चे में कहाँ कमी रह गई है, आइडेंटिफाई गैप, कि हम बच्चे के अंदर, ठीक है, बच्चों में पता कर पाएं, बच्चे के अंदर पता कर पाएं कि उसकी में कमी कहाँ रह गई, उसके कमी को जान पाएं, ठीक है। उसके बाद क्या करें, उसकी लर्निंग में सुधार लाएं, इम्प्रूव लर्निंग। उसके बाद जब हम उसकी कमी को जान जाते हैं तो उसकी लर्निंग में सुधार लाएं, ठीक है। कारण को जानना ही, कि हमें कमी तो जान ली, ठीक है, कमी को जानना उद्देश्य नहीं है, कारणों को जानना उद्देश्य नहीं है, बल्कि कारण को जानकर उसकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट लाएं, उसकी लर्निंग प्रोग्रेस को बढ़ाएं, वो उद्देश्य है, ठीक है। आकलन का जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये जानना नहीं है कि बच्चे में यहाँ कमी रहेगी, उसको ये समझ नहीं आता, ठीक है, वो जानना नहीं है, बल्कि उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट ला सकें लर्निंग के दौरान, ठीक है, वो हमारा उद्देश्य है। नेक्स्ट क्या है कि अधिगम के लिए आकलन में हम क्या करते हैं, निदान कर रहे होते हैं, डायग्नोज कर रहे हैं उसकी कमियों को, और उपचार देते हैं, ठीक है। निदान का मतलब है डायग्नोसिस कर सकें और उसके बाद उसको रेमेडियल टीचिंग दे पाएं, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण दे पाएं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, बच्चे को डायग्नोज कर रहे होते हैं, बच्चे की कमियों को पता लगाते हैं और रेमेडियल करते हैं, बाद में उसको उपचार भी देते हैं, जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। तो पेशेंट क्या करता है, ठीक है, डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, उसके अंदर जो बीमारी है उसको जांचता है, ठीक है, सबसे पहले डायग्नोज करता है कि इसको दिक्कत क्या है, इसको बीमारी क्या है, उसके बाद उसका उपचार करता है। ऐसा तो नहीं है सीधा उपचार कर देता है किसी और दूसरी बीमारी का, तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हम बच्चे के अंदर कमी का पता लगाएंगे कि बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, और समझ क्यों नहीं आ रहा यह जानेंगे, क्या रीजन है, क्या उसको मेथड समझ नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद उसका उपचार करेंगे, अगर मेथड समझ नहीं आ रहा तो मेथड चेंज करेंगे, या फिर उसको स्पेशल क्लास दे सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको दोबारा से वही टॉपिक रीड करा सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं, ठीक है। देखते हैं अब डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस निदानात्मक, ठीक है। निदानात्मक क्या है कि बच्चे के अंदर जो कमी है उनका पता लगा पाना, उनके कारणों को जान पाना, ठीक है। बच्चे की कमियों का पता लगाना, कमियों को जानना,
कमियों को जानना, बच्चे के आइडेंटिफाई कर पाना गैप, कि उसकी लर्निंग में कहाँ कमी रह गई, उस कमी को जान पाना इन लर्निंग, कि अधिगम में कहाँ कमी रह गई, क्या रीजन रहा, क्या कारण रहा कि उसको ये टॉपिक समझ नहीं आया। तो सबसे पहले डायग्नोसिस करते हैं हम बच्चे का, कमियों का पता लगाते हैं बच्चे का, फिर उसके बाद क्या करते हैं, रेमेडियल टीचिंग देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, रेमेडियल टीचिंग देते हैं, उपचारात्मक शिक्षण देते हैं, उपचार करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, बच्चे को उपचार, बच्चे के कारण को जानकर, ठीक है, उसकी लर्निंग में इम्प्रूव कर पाए। उसके बाद रेमेडियल टीचिंग देते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को अगर मेथड समझ नहीं आ रहा तो उसको दोबारा से पढ़ा सकते हैं, वही टॉपिक रीड करा सकते हैं, या फिर आप मेथड चेंज कर सकते हैं अपनी टीचिंग में, दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं ताकि बच्चे को अच्छा समझ में आए। या फिर आप कर सकते हैं स्पेशल क्लास दे सकते हैं बच्चे को, ट्यूशन क्लास लगवा सकते हैं, उसकी ट्यूशन क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बच्चे की कमी को जानते हैं कि कहाँ कमी रह गई, उसके कारण को पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजन रह गया, क्या कारण रह गया कि उसको समझ नहीं आया। उसके बाद हम उसको रेमेडियल करते हैं, उसको रेमेडी करते हैं, उसका उपचार करते हैं। ठीक है, उपचार करेंगे कैसे, कि अगर उसको समझ नहीं आया वही टॉपिक तो उसको दोबारा रीड करा सकते हैं, आप अपना मेथड चेंज कर सकते हैं, दूसरे मेथड से उसको अच्छा समझ में आ जाए। आप उसको स्पेशल क्लास दे सकते हैं, ट्यूशन क्लास दे सकते हैं, ताकि बच्चा क्या कर सके, लर्निंग में इम्प्रूवमेंट कर सके, अपनी लर्निंग प्रोग्रेस को बढ़ा पाए, अधिगम उन्नति कर पाए, अधिगम में सुधार ला पाए। ठीक है, उसको टॉपिक समझ में आ जाए। यह था आपका लर्निंग फॉर असेसमेंट। और कारणों को जानना उद्देश्य नहीं है। ठीक है, यह मोस्ट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कारणों को जानना आकलन नहीं है। कारण को जानना क्या है, आकलन नहीं है। यह आकलन नहीं है कि हमें पता तो लग गया कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा, ये बच्चे सीख ही नहीं पाए, इसके इतने ही नंबर आने हैं, यह तो समझ ही नहीं पाता, यह जानना जरूरी नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाना है। ठीक है, कारणों को जानना उद्देश्य नहीं है आकलन का, जबकि कारणों को जानकर उपचार कर पाना। ठीक है, अब डॉक्टर को पता तो लग गया कि इसमें ये बीमारी है, जब वो उसकी बीमारी को ठीक ही नहीं कर पाया, उसको उपचार ही नहीं कर पाया, ठीक है, तो फिर उसको डॉक्टर नहीं कहते, इसकी तो दवाई लगी नहीं। ठीक है, तो कारणों को जानना उद्देश्य नहीं है, हमें उसके बाद उसका उपचार भी करना है, उसकी जो बीमारी है उसको ठीक भी करना है, उसको जो समझ में नहीं आया हमें समझाना भी है। अब समझाने के तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं, आप उसको स्पेशल क्लास दे सकते हैं, आप उसको रीटीच कर सकते हैं, आप अपना मेथड चेंज करके समझा सकते हैं, आप क्या है उसके व्यवहार में लाएं उस चीज को। ठीक है, उसके व्यवहार में लाकर उसको समझाएं, ठीक है, वो बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, तो ये था आपका लर्निंग फॉर असेसमेंट। सेकंड है लर्निंग एज असेसमेंट। लर्निंग एज असेसमेंट, अधिगम के रूप में आकलन। नेक्स्ट क्या है, अधिगम के रूप में या हेतु आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। नेक्स्ट है अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, इसमें टीचर क्या करता है कि इसमें अध्यापक जो है वो बच्चों के विषमांगी समूह बना देता है। अध्यापक बच्चों के अलग अलग एज ग्रुप के या अलग अलग क्लास से बच्चे लेता है और वो ग्रुप बनाता है। अध्यापक बच्चों के विषमांगी समूह, विषमांगी का मतलब क्या है, सेम क्लास के नहीं होंगे, सेम एज के नहीं होंगे। ठीक है, विषमांगी समूह बना देता है। अध्यापक बच्चों के विषमांगी समूह बना देता है, फिर उनको ऐसी एक्टिविटी देता है जो उन्होंने पहले से कर रखी हो, या ऐसा टॉपिक या ऐसा विषय देता है जो उन्होंने पहले से पढ़ रखा हो। ठीक है, वही टॉपिक उनको करने को दिया जाता है, वही विषय या एक्टिविटी जो दे रहा है वो पहले से उन्होंने कर रखी है। ठीक है, वही एक्टिविटी उनको दी जाती है। फिर बच्चे जो है वो एक दूसरे का आकलन खुद करते हैं, आपस में एक दूसरे का आकलन करते हैं, एक दूसरे का आकलन करते हैं, मतलब कमी भी खुद ही ढूंढते हैं और उपचार भी वो खुद आपस में ही करते हैं। कि बच्चे क्या है, एक दूसरे का आकलन करते हैं आपस में।
ठीक है, आपस में एक दूसरे का आकलन करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जब खाना बना रहा है बच्चा, तो साथ में या तो उसकी मदर है या कोई हेल्पर हो सकती है। ठीक है, कि ग्रुप में 2 मेंबर हैं, एक मदर है और एक चाइल्ड है, एक बच्चा है। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा खाना बना रहा है। खाना बना कौन रहा है? बच्चा। और उसने खाना पहले भी बनाया हुआ है। और मदर क्या है? हेल्पर का काम कर रही है, उसकी सहायता करेगी। ठीक है, ग्रुप में है। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या है, ये हेल्प करेगी इसकी, और बच्चा क्या है? खाना बना रहा है। अब खाना बनाया तो बच्चे ने, बल्कि टेस्ट किससे कराएगा? खाने का टेस्ट अपनी मदर से कराएगा। टेस्ट किसने किया? मदर ने किया। ठीक है, खाना बनाया तो बच्चे ने, बल्कि उसने जो खाने का टेस्ट कराया कि मेरा खाना कैसा बनाया है, वो अपनी मदर से कराया। ये जो सारी प्रोसेस हो रही है, ये ड्यूरिंग हो रही है। ठीक है, ड्यूरिंग द आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान हो रही है। ये जब खाना बना रहे हैं तब हो रही है प्रोसेस। खाना बनने के बाद, ठीक है, नहीं चखाया जाता। खाना जब बन रहा है, प्रोसेस 95% खाना बन गया है, उस टाइम क्या है? चखा जाता है। ठीक है, तो वो अपने जो खाना है वो अपनी मदर से कह रहा है मम्मा टेस्ट करो। ठीक है, टेस्ट उसकी मदर कर रही है, तो जिसने टेस्ट किया वही तो उसमें कमी बताएगा ना। ठीक है, तो निदान किसने किया? मदर ने किया। कमी किसने ढूंढी? मदर ने ढूंढी कि बेटा खाने में नमक कम है या ज़्यादा है, मसाला कम है या ज़्यादा है। ये बात किसने बताई? मदर ने बताई। ठीक है, तो खाने का टेस्ट किसने किया? मदर ने किया। ठीक है, और निदान भी किसने किया? मदर ने किया। ठीक है, निदान कमी किसने ढूंढी? मदर ने ढूंढी। अब उपचार कौन करेगा? ठीक है, कमी तो मदर ने ढूंढी और अब उपचार कौन करेगा? उपचार भी जिसने चखा उसी को तो पता है ना कितना नमक कम है। बच्चे को थोड़ी ना पता है कितना नमक कम है या ज्यादा है। जो चख रहा है उसी को पता है कि नमक कितना कम है, ज्यादा है। तो उपचार भी कौन कर रहा है? मदर कर रही है। मतलब जो ग्रुप में मेंबर है, दूसरा मेंबर है साथ में, वो उसी ने कमी को ढूंढा है, उसी ने उपचार किया। तो आंकलन क्या कर रहा है? वो ग्रुप का दूसरा मेंबर कर रहा है। ठीक है, तो यही कहता है कि अध्यापक क्या करता है? बच्चों के अलग अलग क्लास से बच्चे लेता है, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे लेता है और उनका विषमांगी समूह बना देता है। फिर बच्चे क्या करते हैं? वही एक्टिविटी जो उन्होंने पहले से कर रखी है, उसी को बच्चों को दिया जाता है। वो क्या करते हैं? उसमें एक्टिविटी करते हैं और एक दूसरे का क्या करते हैं? आकलन करते हैं आपस में। आपने मेरा किया और मैंने आपका किया। तो ऐसे आकलन करते हैं। आकलन में क्या करते हैं? निदान भी करते हैं, कमी भी ढूंढी जाती है और फिर उसका उपचार भी किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं, अधिगम में आकलन। यह भी एक्टिविटी जो आपकी हो, अधिगम में आकलन जो हो रहा है, यह भी ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। पहले जो तीनों है, फोर, एज और इन, तीनों क्या है? ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जबकि ऑफ जो आकलन होता है आपका, वो एट द एंड ऑफ द पीरियड। लर्निंग इन, अधिगम में आकलन। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम में आकलन। इसमें निदान कौन करता है? निदान तो क्या करता है? बच्चा स्वयं करता है। उपचार कौन करता है? अध्यापक करता है। ठीक है, कमी अपनी कौन ढूंढेगा? खुद। कमी खुद ढूंढता है बच्चा अपने। ठीक है, और उपचार अध्यापक से करवाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, खाना बनाया किसने? खाना बनाया बच्चे ने। खाना बनाया बच्चे ने। टेस्ट किसने किया? बच्चे ने, कि मेरा खाना कैसा बना। टेस्ट किया बच्चे ने, तो बच्चे ने ही अपने अंदर कमी ढूंढी ना। टेस्ट किसने किया? बच्चे ने किया कि मेरा खाना कैसा बना है, अच्छा बनाया है, नहीं बनाया, नमक कम है, ज्यादा है। तो खाना बनाया भी बच्चे ने, टेस्ट भी बच्चे ने किया, तो कमी भी बच्चे ने ही ढूंढी अपने अंदर। अब उसमें क्या हो गया? नमक ज्यादा गिर गया। अब बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको ठीक किससे कराऊं। तो जो उपचार कराएगा वो तो या तो अपने फैमिली मेंबर से कराएगा या जो उसके आसपास, ठीक है, कोई भी है उससे कराएगा। मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, या कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है आपका। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर। ठीक है, तो खाना बनाया बच्चे ने है, खाने को टेस्ट भी बच्चे ने किया है। टेस्ट वही करेगा तो उसी को कमी का पता चलेगा कि मेरा खाना कैसा बना है। तो निदान बच्चे ने किया है, कमी किसने ढूंढी है? बच्चे ने ढूंढी है। अब उपचार कौन करेगा?
कि उसको उपचार पता नहीं है कि नमक ज़्यादा गिर गया, अब मैं क्या करूँ, पानी डालूँ, सब्जी डालूँ, क्या करूँ, ठीक है। तो उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा, तो वो उपचार अपने फैमिली मेम्बर से कराएगा, जो भी उसके आसपास है उससे कराएगा, ठीक है। यह था आपका अधिगम में आकलन। नेक्स्ट है अधिगम का आकलन। लर्निंग ऑफ असेसमेंट, अधिगम का आकलन। नेक्स्ट है लर्निंग ऑफ असेसमेंट, अधिगम का आकलन, ठीक है। इसका दूसरा नाम है, अदर नेम है ऐसे, ठीक है। पूरा नाम क्या है, समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट, हिंदी में इसके कई नाम हैं, ठीक है। योगात्मक आकलन, योगात्मक, सारांशात्मक, संकलनात्मक, औपचारिक, क्योंकि ये क्या होता है, स्कूल में होता है, औपचारिक प्लानिंग के साथ होता है, ठीक है। और जो आपका फोर असेसमेंट है, असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, वो होता है विदाउट प्लानिंग, अनौपचारिक होता है, ठीक है। ये औपचारिक है, मतलब स्कूल की बिल्डिंग के अंदर होता है, फिक्स टाइम पर होता है, ठीक है। तो औपचारिक है, ठीक है। ये इसके हिंदी में नाम है। और इसकी जो वेटेज रहती है वो आपकी 60% की रहती है, ठीक है। एसए की जो वेटेज है 60% की रहती है, और एफए की वेटेज रहती है 40%, टोटल मिलाकर 100% रहता है, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं अदर नेम पेन पेपर टेस्ट, पेन पेपर टेस्ट। एनुअल जो आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है, सालाना जो आपके टेस्ट होते हैं लास्ट में, ठीक है, एनुअल टेस्ट, पेन पेपर टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। देखते हैं आगे। ऐसे ही मतलब समेटिव टेस्ट, योगात्मक आकलन, जिसकी वेटेज अपने, ठीक है, कितनी रहती है, 60%। पेन पेपर टेस्ट बोलते हैं, पेन पेंसिल टेस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट एनुअल टेस्ट, एनुअली होता है, ठीक है, साल के अंत में होता है एनुअली टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट, किसमें बच्चे को उपलब्धि मिलती है, कैसी उपलब्धि की, क्लास में फर्स्ट डिवीजन आया या मेरा इतनी परसेंटेज आई, ठीक है, मेरा फर्स्ट डिवीजन रहा, सेकंड डिवीजन रहा, मेरी क्लास में पोजीशन कैसी रही, तो उसको अचीवमेंट टेस्ट मिलता है, इसको उपलब्धि भी बोलते हैं। उसके बाद क्यूमुलेटिव असेसमेंट भी बोला जाता है, उपलब्धि आकलन भी बोला जाता है, उपलब्धि स्तर भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव असेसमेंट का, कि इसमें रिकॉर्ड का पता चलता है हमें, ठीक है। क्या, क्यूमुलेटिव में हमें रिकॉर्ड का पता चलता है कि बच्चे के इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं, तो उसका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, क्यूमुलेटिव असेसमेंट। अब ये कब होता है, एट द एंड होता है, ठीक है। कब होता है, एट द एंड, ना कि जब टीचर सिखा रहा है और बच्चा सीख रहा है उसके दौरान नहीं हो रहा होता। जब पूरे कंप्लीट आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो जाती है, आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाता है, तो साल के एंड में, एट द एंड ऑफ द सेशन क्या होता है, यह आकलन होता है, एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। या आपका इंस्ट्रक्शनल पीरियड, जो हम इंस्ट्रक्शन बच्चे को दे रहे थे उस पीरियड के अंत में, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल, कि पूरे साल बच्चे को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। उस इंस्ट्रक्शन देने के लास्ट में, उस पीरियड के लास्ट में या सेशन के लास्ट में आपका क्या होता है, असेसमेंट, लर्निंग ऑफ असेसमेंट होता है, अधिगम का आकलन, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेशन होता है। एनुअली तभी बोला जाता है कि साल के एंड में जो आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है, वही आपका क्या है, लर्निंग ऑफ असेसमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का जो अंक देना होता है, इसका जो उद्देश्य होता है, बच्चे को अंक देना है, मार्क्स देना है, परसेंटेज देना है, ठीक है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, बच्चे को अंक देना, मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। बच्चे को अंक देना क्या है, आपका लर्निंग ऑफ असेसमेंट है, ठीक है। बच्चे को अंक देना क्या है, लर्निंग ऑफ असेसमेंट। नेक्स्ट क्या है कि इसमें ना तो बच्चे का हम निदान करते हैं, ठीक है, ना तो निदान करते हैं और ना ही उपचार बच्चे का होता है, ठीक है। हम इसमें बच्चे के अंदर कमियां नहीं ढूंढ रहे होते, ना उसमें उसकी कमियों को दूर करने की कोशिश करते, सिर्फ जो बच्चे ने टेस्ट दिया है उसको चेक करना है, उसको अंक देने हैं, काम खत्म, ठीक है। तो ना तो इसमें बच्चे के अंदर कमी को ढूंढा जाता है और ना ही उपचार को, ना तो निदान होता है इसमें और ना ही उपचार होता है, ठीक है। अंक दिए, बच्चा पास हुआ, नेक्स्ट क्लास में पहुंच गया, ठीक है।
और कब होता है? एट द एंड ऑफ द सेशन या इंस्ट्रक्शनल पीरियड। बच्चे की नॉलेज को, स्किल्स को, इन सभी को क्या करता है? इन सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। बच्चे ने कितने मार्क्स लिए, किसके सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, उन सभी का रिकॉर्ड रखेंगे, क्यूमुलेटिव असेसमेंट कहलाता है, ठीक है। एक बार इनको सबको इकट्ठा करके समझते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका लर्निंग फॉर असेसमेंट, सेकंड है लर्निंग एज असेसमेंट, लर्निंग एज असेसमेंट, थर्ड है आपका लर्निंग इन असेसमेंट, लर्निंग इन असेसमेंट, और फोर्थ है आपका लर्निंग ऑफ असेसमेंट। ठीक है, इन चारों में फर्स्ट और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। ये जो तीनों हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों कब होते हैं? ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होते हैं, जब टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा सीख रहा है, ठीक है। तीनों जो भी आकलन होते हैं, हमारे असेसमेंट होती है, ये ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है, जब काम चल रहा है, यानी ये काम के अंत में, काम चल रहा है, चलने के दौरान क्या हो रहा है? बच्चे को असेस किया जा रहा है, बच्चे का आकलन किया जा रहा है। जबकि फोर्थ जो है लर्निंग ऑफ असेसमेंट, यह होता है आपका एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड बोल देते हैं, या सेशन बोल सकते हैं आप, कि बच्चे को जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है, ठीक है, उसके लास्ट में, एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड, ठीक है। यह एंड में होता है, ये तीनों ड्यूरिंग हो रहे होते हैं, साल के मिड में, साल के फर्स्ट में, यह जो तीनों हैं यह विदाउट प्लानिंग हो जाते हैं। जो फर्स्ट है आपका लर्निंग फॉर असेसमेंट, विदाउट प्लानिंग होता है, कि डेली प्लान नहीं किया जाता, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा सीख रहा है, उसी दौरान क्या होता है? वो असेस भी कर रहा होता है टीचर, तो विदाउट प्लानिंग होता है। जबकि यह क्या है? लर्निंग ऑफ असेसमेंट विद प्लान होता है, इसमें प्लान किया जाता है, कब से कब तक बच्चों के एग्जाम लेने हैं, किस डेट को लेने हैं, किस शिफ्ट में लेने हैं, तो पूरा प्लान किया जाता है लर्निंग ऑफ असेसमेंट में, ठीक है। इसमें विदाउट प्लानिंग होता है। इसमें निदान, ना तो निदान होता ना उपचार होता, ना निदान और ना उपचार। फोर्थ में लर्निंग ऑफ असेसमेंट में ना निदान और ना उपचार, जबकि फर्स्ट में लर्निंग फॉर असेसमेंट में निदान भी होगा और उपचार भी होगा, निदान प्लस उपचार दोनों होते हैं। निदान का मतलब है, डायग्नोसिस का मतलब है कि बच्चे के अंदर कमी ढूंढी जाती है, और रेमेडियल का मतलब कि उसको रेमेडी दी जाती है, ठीक है। जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट को दवाई देता है उसको ठीक करने के लिए, वैसे ही टीचर क्या करता है? उसको रेमेडियल टीचिंग देता है, ठीक है। तो रेमेडियल टीचिंग का मतलब उसको रीटीच कर सकता है, उसको स्पेशल क्लास दे सकता है, उसको ट्यूशन क्लास दे सकता है, उसको स्पेशल क्लास दे सकता है, ठीक है, ताकि बच्चा क्या करे? अपनी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट लाए, लर्निंग प्रोग्रेस दिखाए, ठीक है। और इसमें क्या होता है? फोर्थ में लर्निंग ऑफ असेसमेंट में, इसमें अंक देना होता है बच्चे को, ठीक है। क्या इसका जो उद्देश्य होता है वो अंक देना है, ठीक है। बच्चे को मार्क्स देना है, बच्चे को अचीवमेंट करानी है कि उसकी कौन सी पोजीशन आई है, ठीक है, क्लास में कौन सी है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन, तो अचीवमेंट टेस्ट भी बोल देते हैं, पेन पेपर टेस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। लर्निंग फॉर असेसमेंट, सेकंड नाम है FA, जिसकी वेटेज 40% की रहती है। और जो फोर्थ है लर्निंग ऑफ असेसमेंट, इसका जो सेकंड नाम है वो क्या है? SA, जिसकी वेटेज आपकी 60% की रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका अपवाद है, ठीक है, अपवाद पढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट अपवाद। कि जब रचनात्मक आकलन है, ठीक है, FA है आपका, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ठीक है, रचनात्मक आकलन FA, अगर FA में अंक दे दिए जाए, जो आपका FA हुआ टेस्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ, अगर उसमें अंक दे दें, ठीक है, अंक दे दिया जाए, ठीक है, अंक दे दिए जाएं, ठीक है। FA में रचनात्मक आकलन में अगर अंक दे देते हैं तो रचनात्मक आकलन के साथ साथ क्या हो जाता है? समेटिव टेस्ट भी कहलाएगा, समेटिव असेसमेंट भी कहलाता है, ठीक है।
रचनात्मक के साथ साथ समेटिव टेस्ट भी कहलाएगा। एफए के साथ साथ क्या कहलाएगा, समेटिव टेस्ट भी कहलाएगा, क्योंकि अंक दे दिए और अंक देना किस में आता है, समेटिव में आता है। ठीक है, जब रचनात्मक आकलन में अंक दे दिए जाएं तो समेटिव असेसमेंट कहलाएगा रचनात्मक के साथ साथ। और यदि आपका समेटिव टेस्ट है, योगात्मक आकलन है, योगात्मक आकलन में क्या होता है, उद्देश्य तो अंक देना होता है, लेकिन बच्चा अंक ना लाकर क्या ले आया, कंपार्टमेंट ले आया, कंपार्टमेंट ले आया। ठीक है, अंक ना लेकर या तो बच्चा फेल हो गया, कंपार्टमेंट ले आया तो अंक तो नहीं मिले ना, तो समेटिव के साथ साथ क्या हो जाता है, एफए भी हो जाता है। समेटिव टेस्ट के साथ साथ क्या हो जाता है, एफए भी कहलाएगा, फॉर्मेटिव टेस्ट असेसमेंट भी कहलाएगा, रचनात्मक आकलन भी कहलाएगा। तो ये अपवाद हैं दो। ठीक है, अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कल अपना नेक्स्ट जो इसी का सब टॉपिक है CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, उसको रीड करेंगे, सतत और व्यापक आकलन। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर इस क्लास के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट या क्वेरीज रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।